तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट according to CFT crystal field theory, according to CFT metal and ligands are point charge. Metals and ligands are point charge and negative charge species. Respectively. Negative charge species respectively. And क्या फुल स्टॉप करते हैं, the bond between metal and ligands, the bond between metal and ligand is सेकंड है क्या? क्या सर ये सेकंड पोस्टुलेट है क्या? उसी में according to CFT metal and ligands are point charge and negative charge species respectively. इसको फर्स्ट पॉइंट बना सकते हो, यहाँ से अगर चाहते हो सेकंड पॉइंट बना लेना, अगर बनाने का मन है तो। हमने एक साथ ही नोट कर दिया। द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर टोटली आयनिक इन नेचर, hence bond between metal and ligands are also known as electrostatic bond and force. सेकंड पॉइंट नोट करना, when second point note करना, when ligand approaches towards या फिर comes to, when ligand comes to vacant orbital, तो भी चलेगा ना? क्या बेटा? अप्रोचेस लिखेंगे तो भी चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। when ligand comes to central atom, then the energy of D subshell increases due to repulsion between electron of d orbital of central atom, ब्रैकेट नोट करना, मेटल एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड। then d orbital goes to degenerate state,
where energy of where energy is equal all d orbitals of d सबसेल। ऐसा नोट कर लेना, डी जनरेट का मतलब क्या होता है, एनर्जी हाई तो होगा बट वहां पे एनर्जी क्या होगा, सभी डी ऑर्बिटल्स का इक्वल, डी ऑर्बिटल किसके ऑफ डी सबसेल, तो उसको बोलते हैं डी जनरेट स्टेट। नोट डाउन किए, नोट डाउन किए सब। तो पहला पोस्टुलेट क्या था, मेटल जो होता है पॉइंट चार्ज और लिगेंड को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। सेकंड पोस्टुलेट अगर बनाना तो यहाँ से बना भी सकते थे, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स आर टोटली आयनिक इन नेचर। अब आयनिक होने के कारण बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर बॉन्ड। मेटल लिगेंड, जब लिगेंड मेटल की ओर जाएगा मतलब सेंट्रल एटम की ओर, तो एनर्जी डी ऑर्बिटल का वो होगा इंक्रीजेस। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, तो याद है भैया रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम मतलब रिपल्सन हुआ तो एनर्जी क्या हुआ, हाई। तो डी ऑर्बिटल चेंज कहाँ से जाएगा, डीजनरेट स्टेट। वहां पे डीजनरेट स्टेट होता है क्या है, जो एनर्जी होगा वो इक्वल होता है। तो किसका डीजनरेट स्टेट बन रहा है, डी ऑर्बिटल्स का। तो डी ऑर्बिटल्स का सभी एनर्जी सेम होता है, किसको बोलते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे डायग्राम बनाना है तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है आपका डी सबसेल। जी इसका ग्राउंड स्टेट, लिगेंड अप्रोच कर रहा है इसके ऊपर, तो डी ऑर्बिटल का एनर्जी स्लाइटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा और हाई एनर्जी लेवल पे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सभी डी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, सेम। इसे बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है जब लिगेंड मेटल की ओर आएगा, मेटल पे कौन से, डी सबसेल में, तो एनर्जी डी ऑर्बिटल का क्या होगा, स्लाइटली इंक्रीज, इसको बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल। जल्दी से इतना नोट डाउन करो। तो आपको पता चल गया मेटल और लिगेंड कैसा होता है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग माना गया है, बॉन्ड कैसा होता है और डीजनरेट डी ऑर्बिटल क्या होता है। जब डीजनरेट डी ऑर्बिटल, जब मेटल्स के ऊपर लिगेंड अप्रोच करेंगे तो उस समय डी ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बाद और बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, डीजनरेसी खत्म हो जाएगा, मतलब सभी का जो इक्वल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा हाई एनर्जी वाले ऊपर चल जाएंगे, लो एनर्जी वाले नीचे चल जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं भैया डी ऑर्बिटल टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल। पोस्टुलेट में नोट कर सकते हो, फोर्थ थर्ड पॉइंट हुआ ना। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। एक मिनट, स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग कौन कौन से कॉम्प्लेक्स देखे हम लोग, ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो एक इन OH कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स
तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसा होता है भाई? जितने भी लिगेंड है, कल के क्लास में बताया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड है वो एक्सिस के थ्रू आते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड किसके थ्रू आते हैं भाई? एक्सिस के थ्रू। कि लिगेंड आएंगे तो हमेशा एक्सिस के थ्रू, और वहां पे रिपल्सन क्यों होता है भाई? बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG के सेट में टूटता है, वो क्यों टूटता है भाई? बोलो, कुछ याद है कल का? एक्सिस में आते हैं लिगेंड तो क्या होता है वहां पे? लिगेंड एक्सिस के थ्रू ही नोडल आने लगे। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता। और कुछ? तो भैया सेंट्रल एटम मेटल है यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल में कैसा होगा? एक लिगेंड इधर, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इधर, यही होता है ना? ऑक्टाहेड्रल में कुछ ऐसी अरेंज होता है। और लिगेंड कहाँ से आ रहा है भाई? एक्सिस के थ्रू आ रहा है। ये लिगेंड, ये भी लिगेंड, स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ऑक्टाहेड्रल में। लिगेंड किसके थ्रू आ रहा है? एक्सिस के थ्रू आ रहा है भाई। सीएल मानते एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ये एक्सिस है। तो लिगेंड कहाँ कहाँ से आ रहा है भाई? एक्स वाई जेड, इसको जेड मानते, जेड एक्स वाई, ये एक्सिस कंसिडर कर लिए। तो लिगेंड जो आएगा ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में ये सब एक्सिस में ही होते हैं जितने भी। अगर ये जो डायग्राम देखो तो ये एक्सिस ही है ना भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कुछ ऐसा ही रहता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री ऐसा ही होता है। तो ये एक्सिस है ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ले रहे तो ये सामने वाला जो ग्रीन है वो जेड एक्सिस, ब्लैक वाला एक्स ले लेते हैं, ब्लू वाला वाई, और ये ग्रे वाला एक्स। तो लिगेंड क्या होता है यहाँ पे? जब अप्रोच करेगा लिगेंड तो कहाँ से आएगा भाई? ऊपर से आ रहा है तो एक्सिस के थ्रू ही आता है, ठीक है। तो एक्सिस में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। उनमें से एक्सिस पे कौन कौन से होते हैं ऑर्बिटल? ऑन द एक्सिस पे ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता है भाई। डी में 5 ऑर्बिटल है, उनमें से एक्सिस पे कौन से होते हैं? डी जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले लिगेंड किससे टकराएगा? कौन से इलेक्ट्रॉन से रिपल्स होगा पहले? मतलब जब हमको मालूम है डी ऑर्बिटल का ज्योमेट्री, डी ऑर्बिटल कई लोगों को याद नहीं इसलिए बताना पड़ रहा है फिर से। डी ऑर्बिटल का ज्योमेट्री में अगर देखोगे तो 5 सबसेल है, कुछ बिटवीन द एक्सिस है। डी ऑर्बिटल्स में 5 सबसेल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं, कुछ बिटवीन द एक्सिस, कुछ ऑन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस में कौन कौन सा भाई? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और यहाँ पे डी एक्स टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल है भाई? इनको बोला जाता है ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, और इनको बोला जाता है बिटवीन द एक्सिस। तो डी ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस भी होते हैं और बिटवीन द एक्सिस। तो जब लिगेंड आएगा तो पहले कौन से टकराएगा? ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस से टकराएगा तो रिपल्सन पहले कहाँ पे फॉर्म होगा? लिगेंड और डी ऑर्बिटल में भी कौन सा? डी एक्स टू वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो उनके कारण, रिपल्सन के कारण किसका एनर्जी ज्यादा होगा भाई?
बिटवीन द एक्सिस वाला सेट का या फिर ऑन द एक्सिस का, जिनके बीच पहले एक दूसरे से टकराएंगे उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगा, उनका एनर्जी क्या होगा ज्यादा। तो किसमें ज्यादा जल्दी रिपल्सन फॉर्म हुआ है, dx2y² एंड dz²। तो हाई एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी किसका होगा, कौन से ऑर्बिटल का, ऑन द एक्सिस का। हाई एनर्जी किसका होगा, ऑन द एक्सिस का। तो देखो डी ऑर्बिटल कैसे टूटेगा यहाँ पे, पहले मैंने बताया क्या, डी ऑर्बिटल डीजनरेट होगा भाई। तो पहले डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5। कब डीजनरेट होगा, जब लिगेंड आएगा किसके पास, डी ऑर्बिटल। डीजनरेट हुआ मतलब एनर्जी इस समय तक क्या रहेगा, डी ऑर्बिटल का सबका सेम रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5। इसको बोलेंगे डी जनरेट डी ऑर्बिटल। तो डी जनरेट डी ऑर्बिटल कहने का मतलब एनर्जी यहाँ तक क्या रहेगा, सेम। अब उसके बाद लिगेंड आते ही जा रहा है भाई, लिगेंड आते ही जा रहा है मेटल की ओर। तो अब यहाँ पे रिपल्सन फॉर्म होगा, इसका 3 सेट T2G का, 2 सेट EG का है। T2G सेट वाले बिटवीन द एक्सिस है और EG सेट वाले क्या है, ऑन द एक्सिस। तो रिपल्सन ज्यादा किसमें होता है, EG सेट मतलब ऑन द एक्सिस वाले में, dx2y² में एंड dz² में, इनमें ज्यादा रिपल्सन तो उनका एनर्जी हाई। और dx2y dyz एंड dzx में रिपल्सन कम, तो इनका एनर्जी क्या होगा, लो। तो डी ऑर्बिटल टूटेंगे किसमें, T2G, और इनको बोला जाता है भैया EG, सेट ऑफ डी ऑर्बिटल। इसको बेरी सेंटर बोलते हैं भाई। बोला जाता है ये जो है डी ऑर्बिटल T2G वाला, वो 0.4 डेल्टा O से डिस्टेबलाइज होते हैं, मतलब स्टेबलाइज होते हैं। और ये 0.6 डेल्टा O दिख रहा है रेड मार्कर से, ब्लू से लिख दें इसको, 0.4 डेल्टा O। बताएंगे डेल्टा O को यहाँ क्या बोलते हैं, सिंपल सा नाम है। और ये पूरा डिफरेंस होता है डेल्टा O, 1 डेल्टा O बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एनर्जी गैप बोलते हैं T2G और EG में, इसको बोलते हैं डेल्टा O। डेल्टा O है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो O लगेगा, T लग गया तो टेट्राहेड्रल। तो ये क्या, डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, तो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा O अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो डी ऑर्बिटल 0.4 डेल्टा O से स्टेबलाइज होता है, और ये स्टेबलाइज हो रहा है मतलब इसका एनर्जी क्या हो रहा है, कम। और 0.6 डेल्टा O से EG से क्या होता है, डिस्टेबलाइज, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, इसका बढ़ गया। नोट डाउन करो जल्दी से ये पूरे चीजों को। तो T2G सेट नीचे गया मतलब स्टेबलाइज हो रहा है 0.4 डेल्टा O से, और 0.6 डेल्टा O से क्या गया, ऊपर गया है EG, तो इसको बोलेंगे डिस्टेबलाइज। अब पूरा एनर्जी गैप डेल्टा O। और ये बीच वाले को बोलते हैं कौन सा सेंटर बताया, बेरी, जो लाइन गया उसको बोलते हैं बेरी सेंटर। तो ये था स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्लियर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा स्प्लिटिंग क्यों हुआ, क्योंकि लिगेंड्स एक्सिस के थ्रू आता है, और एक्सिस पे कौन सा ऑर्बिटल होते हैं, EG वाले, तीन में रिपल्सन ज्यादा एनर्जी ज्यादा।
तो डी जनरेट के बाद वो हाई एनर्जी वाले हो जाते हैं लिस्ट स्टेबल, और T2G इनके कंपेयर में हो जाता है स्टेबल। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। उसके बारे में दो बातें नोट करवा देंगे, पहले डायग्राम पूरा नोट करो। कॉल्ड where delta O is called crystal field stabilization energy, where delta O is called stabilization energy, जिसको शॉर्ट में CFSE कहेंगे, ठीक है ना। where delta O is called crystal stabilizing energy and या फिर it is defined as a energy difference between TTG set and EG set of d orbital, TTG set and EG set of d orbital। ये d सबसेट कर लो इसको, d set of d orbital of d subshell of d orbital of d subshell। तो नोट कर लो, डेल्टा O is called crystal field stabilizing energy CFSE। It is defined as a energy difference between T2G set and EG set of d orbital of d subshell। इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप को ही बोला जाता है क्या, डेल्टा ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। नोट कर लिए ये बातें। ये था क्रिस्टल फील्ड थ्योरम में स्प्लिटिंग ऑफ किसका भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बी इन टीडी कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखो, अगर क्यूब में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को बताना हो तो कैसे बताओगे? एक रूम के अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कहाँ कहाँ पे होंगे वो? जो उसको समझ गया तो समझ में आ गया सेट स्प्लिटिंग कैसा होगा। एक बोर्ड यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो अगला कहाँ पे होगा भाई? यहाँ रहते इसको से पहले वही बात हो जाएगा जहाँ, तो एक इस टाइप का होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर। कई लोग कभी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो ये रूम है भाई, रूम के अंदर ये एक कोना इस साइड मान लो, एक कोना इस साइड मान लो, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल में ये होते हैं ना भाई, टेट्राहेड्रल कुछ इस टाइप का रहता है कॉम्प्लेक्स।
तो रूम के अंदर एक कोने में इस साइड रहेगा, अगला इस कोने में रहेगा, एक नीचे वाले साइड में और एक ऊपर वाले साइड में। समझ में आ रहा है ना? यहाँ दिखा नहीं सकते हम, थोड़ा सा रुको एक डब्बा। चले, डब्बा मिल गया भाई। तो यहाँ पे एक बीच में मेटल रहेगा, एक इस साइड रहेगा और एक इस साइड, और एक अपोजिट में कॉर्नर में। यहाँ पे एक मेटल है बीच में, यहाँ लिगेंड, इस साइड लिगेंड, और एक इसके नीचे और एक इसके नीचे। तो इसी को मैंने यहाँ बॉक्स में बताया। तो लिगेंड जो है कॉर्नर पे है, वो भी अपोजिट अल्टरनेट कॉर्नर पे। किस पे है? अपोजिट अल्टरनेट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे पहला लिगेंड, ये सेकेंड लिगेंड, इसके नीचे वाला लिगेंड, ये इसका अपोजिट ये वाला हो गया अल्टरनेट पे। तो लिगेंड इस तरह से अरेंज होते हैं किसमें? टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। लिगेंड अब भी एक्सिस से आ रहे हैं, बट वो अब एक्सिस से नहीं दिखेंगे। दिखेंगे कहाँ से? बिटवीन द एक्सिस। ये लिगेंड अभी यहाँ पे क्या है भाई? लिगेंड यहाँ पे है एक्सिस वाले, ये सब एक्सिस पे। तो अब लिगेंड तो ऐसे ही आ रहा है जैसे पहले आ रहा था, लेकिन अब फर्क क्या हुआ भाई? पहले लिगेंड किससे टकरा रहे थे? पहले लिगेंड किससे टकराए थे? एक्सिस वाले से। अब किससे टकराएंगे? अब लिगेंड किससे टकराएंगे भाई? बिटवीन द एक्सिस, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस टाइप के है। तो पहले ये जो है लिगेंड एक्सिस पे ही है सबके टेट्राहाइड्रल में। अब ऊपर अरेंज कहाँ पे होंगे? टेट्राहाइड्रल में। तो जब ये मेटल था, इनके डी ऑर्बिटल ऐसे घूम रहे थे, मतलब खाली थे या इलेक्ट्रॉन के साथ थे। जब लिगेंड आ रहा है यहाँ पे, तो लिगेंड तो एक्सिस से ही आ रहा है, लेकिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो ज्योमेट्री कैसा आएगा? अगर मैं बॉक्स के अंदर देखो, क्यूब के अंदर, तो दो ऊपर के कॉर्नर पे और दो नीचे के कॉर्नर पे होंगे। तो लिगेंड जो आ रहा है वो आ तो उसी डायरेक्शन से रहा है, बट अब टकराएगा किससे? बिटवीन द एक्सिस से। किससे टकराएगा? बिटवीन द एक्सिस से, क्योंकि किसी बॉन्ड से ये अलग डायरेक्शन में कहीं टकराएगा नहीं। लिगेंड ऊपर से एक्सिस के थ्रू आ रहा है, लेकिन टकराएगा कहाँ? बिटवीन द एक्सिस से, क्योंकि डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ही थोड़ा ऐसा है। पहले ऑक्टाहाइड्रल में स्ट्रक्चर कैसा था भाई? सभी ऑर्बिटल्स ऑक्टाहाइड्रल में थे तो एक्सिस में दिख रहे थे। तो लिगेंड भी ऐसे आता, तो एक्सिस का एक्सिस के साथ टकराना हो रहा था। लेकिन टेट्राहाइड्रल में एक्सिस वाला के साथ ना टकरा के बिटवीन द एक्सिस के साथ टकराएगा। तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे भी डी जनरेट होगा, लिगेंड आ रहा है तो। लिगेंड आ रहा है तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे भी क्या होगा? डी जनरेट होगा। 2 3 4 और ये 5। लेकिन कौन सा ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज होगा बताओ? और कौन सी स्टेबल होगा? ईजी वाला स्टेबल होगा। ईजी वाला स्टेबल होगा। कौन सा होगा? ईजी वाला स्टेबल। ईजी सेट वाला, मतलब डी एक्स टू वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ईजी सेट क्या होते हैं? स्टेबल। और ये उम्मीद लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा भैया, जिन्होंने डी ऑर्बिटल का एक्सिस ही समझ में नहीं आता किसी को, क्या होता है एक्सिस, ये सब बार बार बोला जा रहा है। लिगेंड आ कैसे रहा है, तो उस चीज को याद रखो तो समझ में रहेगा, नहीं तो गायब। तो लिगेंड टेट्राहाइड्रल में एक्सिस के थ्रू आ रहा है और एक्सिस से टकरा रहा है। और एक्सिस में कौन सा ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स वाई। ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड इधर की बात कर रहा हूँ। ऑक्टाहाइड्रल में लिगेंड एक्सिस से आता है, एक्सिस के ऑर्बिटल से टकराता है, और एक्सिस में क्या होता है? डी एक्स टू वाई स्क्वायर डी जेड। इसलिए वहां पे डी ईजी सेट अनस्टेबल था। ईजी सेट वहां पे अनस्टेबल था, बट टेट्राहाइड्रल में लिगेंड एक्सिस के थ्रू आ रहा है, बट टकरा किससे रहा है? बिटवीन द एक्सिस के। क्यों? क्योंकि इनका ज्योमेट्री कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे अनस्टेबल कौन हो रहा है? या डिस्टेबलाइज कौन हो रहा है भाई? ये हमारा बेरी सेंटर। और स्टेबल कौन हो रहा है बताओ?
Eg वाला स्टेबल है तो यहाँ पे साइन में क्या लगेगा 0 नेगेटिव। डेल्टा ओ नेगेटिव। इन ये अनस्टेबल हो रहा है तो इसके साइन में क्या लगेगा पॉजिटिव डेल्टा ओ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा डेल्टा ओ। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो डेल्टा ओ लिखे हो, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा टी होना चाहिए, नहीं बोलोगे? मत बोलो, ठीक है चलो फिर रहने दो। नहीं बोलना? होना चाहिए ना सर। तो लगाओ ना तो फिर। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। तो यहाँ डेल्टा टी क्या है भाई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। या अपना 0.6 वाला अमाउंट बड़ा रहेगा उस साइड भी जब बनाते हो, तो 0.4 वाला अमाउंट कम रहेगा। तो डेल्टा टी क्या बोलोगे यहाँ पे, where delta T is called crystal field stabilizing energy of tetrahedral complex. It is defined as the energy difference between T2G set and AG set of d orbital of d subshell। मतलब वही चीज है पूरा, तो नोट कर लेना where delta T crystal field stabilizing energy of TD complex। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एक रिलेशन यहाँ पर डेल्टा टी इक्वल होता है डेल्टा टी 4.9 इंटू डेल्टा ओ टी 20 टी, हाँ डेल्टा टी 4.9 डेल्टा ओ, लेकिन एक मिनट इसको चेक कर लेते, नोट डाउन करो तो पहले, तो शायद इस क्वेश्चन का यूज हो जाए कहीं। फोर 40 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 4 2/3, ऐसे कुछ 5 से लिया जाता था, तो 5 3 और 4। अच्छा 2/5 करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 2/5 करोगे तो 0.4। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज करने के लिए रहता है 2/5 डेल्टा टी, और तो बताओ इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, आप 3/5 करेंगे तो कितना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा मैम? तो डेल्टा टी कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, ठीक है ना। जीरो पॉइंट 4 0.4
ये फॉर्मूला नोट करना, क्रिस्टल फिर स्टेबलाइजिंग एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ TFSC। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए फॉर्मूला नोट कर लो। कर लिया नोट डाउन? तो CFE निकालना है इस कॉम्प्लेक्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बच्चा, जल्दी बोलो। +2 +2। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा डी में, 6 4 है 0। तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसा है भाई, वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है भाई। तो और इस तरह से टूटना स्टार्ट होगा भाई T2G के सेट में। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है? तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होता है, इसी तरह से होता है ना जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 क्यों होता है? ये था क्रिस्टल फिट थ्योरी से पता चलता है। जितना ज्यादा, इस बात को ध्यान रखना जो भी बोल रहा हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये जो डेल्टा ओ का वैल्यू है, चार्ज एनर्जी सेपरेशन, उतना ही हाई होगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है या डेल्टा ओ बोलो, उसका वैल्यू उतना ही क्या होता है, हाई होता है। लिगेंड वीक होता जाएगा तो ये गैप क्या होता है, कम। तो अबाउट लॉ कहता है कि लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहिए, देन हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। तो इसलिए लिगेंड जब स्ट्रांग होता है तो पहले लो एनर्जी में पूरे इलेक्ट्रॉन फुल फिल होते हैं, तब ऊपर जाता है। लेकिन लिगेंड वीक होता है तो ये एनर्जी गैप ना के बराबर रहता है, मतलब इसका एनर्जी सेम, इसका एनर्जी सेम, इसलिए उस समय कैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्रिस्टल फिट से पता चलता था, ना कि वीबीटी से। बट हमने पढ़ चुका है वीबीटी, इसलिए तुमको वहां पे ये करेक्शन हटवा दिए थे नोट करवा के। तो अब बात आता है ये कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे P, अच्छा P तो कोई पूछा नहीं सर, P क्या है और Q क्या है। तो P क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ T2G, और Q है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ EG। ये याद रखना। तो P का वैल्यू बताओ यहाँ पे, वैल्यू ऑफ P इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ Q इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो जल्दी। Q वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना है, P मतलब 6 T2G के इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0, हैंस CFSC क्या होगा भाई, P इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस Q इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O। तो P का वैल्यू 6 इंटू -4 डेल्टा O, Q का वैल्यू 0, सॉरी हाँ 0 इंटू 0.6 डेल्टा O। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2.4 डेल्टा O। तो कल के इस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं CFSC वैल्यू के। तो समझ में आया। तो यहाँ पे अगर यही मैं अगर वाटर लिखता तब क्या होता, वैल्यू बता सकते हो कोई मुझे? अगर मैं यही वाटर के केस में बोलता तब, सेकेंड एग्जांपल FeH2O6 +2। वाटर के केस में क्या होता, ऑक्सीडेशन सब वही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही, 1 2 3 4, ये T2G में टूटता, यहाँ पे भी EG में टूटता। D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच एनर्जी गैप क्या है, कम, क्योंकि लिगेंड वीक है। तो 1 2 3 4 5 6, हैंस वैल्यू ऑफ P इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ P इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ Q इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं, बोलो जल्दी हो।
4 2 CFS ये आपका P वाला मतलब ये 4 और ये 2, तो रख दो वैल्यू P इंटू माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस Q इंटू 0.6 डेल्टा O। P का वैल्यू 4 T2G इलेक्ट्रॉन। बस फॉर्मूला सिंपल सा है, कैलकुलेशन भी सिंपल सा है भाई, प्लस माइनस वाला और छोटा इंटू, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1.6 और ये कितना हो जाएगा 1.2, आंसर कितना आएगा 0.4 डेल्टा। तो हो जाएगा कि नहीं जाएगा क्वेश्चन सॉल्व इस टाइप का। तो इसी वैल्यू से पता चलता है लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है। जितना स्ट्रांग लिगेंड, ये चार्ज सेपरेशन मतलब ये डेल्टा का वैल्यू उतना ही हाई और ये उतना ही लो। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो स्ट्रांग लिगेंड से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्टेबल होता है, वीक से अनस्टेबल, ऐसा मान के चलते हैं। ये CFE ऐसी वैल्यू से के थ्रू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। वहां पे CN नहीं है, CO लिगेंड है आयरन में।